वीडियो की शुरुआत होती है और हम देखते हैं ग्रेट चीन एम्पायर को और उसके अंदर चियानयोन सेक्ट को, जो कि यार दिखने में तो बहुत ही सही दिख रहा है। अब हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस क्लैन के गेट के सामने खड़ा रहता है और वहां पर वो चिल्लाकर बोलता है क्यों, और उसको ऐसा करते हुए देख अगल बगल के भी सभी लोग देख रहे होते हैं। अब हम उसको थोड़ा पास से देखते हैं जहाँ पे उसके पीछे एक आदमी की लाश पड़ी हुई रहती है और फिर वो लड़का बोलता है कि क्यों, आखिर मेरे मास्टर का लाश इस सेक्ट के अंदर क्यों नहीं दफनाया जा सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो लड़का कुछ और बोलता है, एक तलवार आके उसके पैर के पास आकर सीधा हल जाता है और भाई वो हलने के बाद थोड़ा जो मतलब वो लड़का रहता है डर जाता है। भाई ऐसा लगेगा तो कोई भी डर जाएगा। खैर उसके बाद एक आवाज़ आती है कि क्या तुम ऐसे मतलब अपने मास्टर के लाश को इस क्लान के अंदर दफनाना चाहते हो? ठीक है, तुम दफना सकते हो, लेकिन तभी अगर तुम मुझे हरा दो। और हम देखते हैं इस लड़की को, मतलब यार भाई ये देखने में तो काफ़ी विलन टाइप की लग रही है और इसका शकल तो ठीक है, लेकिन भाई शकल देखकर इसका एक्सप्रेशन पूरा एकदम गुंडों वाला है। खैर इसका शकल कैसा भी हो, लेकिन ये इनर सेक्ट की एक एल्डर है जिसका नाम है जाई यूसुए। इसके बाद हम बगल में खड़े लोगों के एक्सप्रेशन को देखते हैं जहाँ पे वो हंसने लगते हैं और एक बोलता है हे ये चेंग फेंग। और यार यहाँ पे हमें पता चलता है कि अपने हीरो का नाम है चेंग फेंग। खैर वो अपना बात बोलता है कि जो चेंग फेंग है इसका जो डेंटियन है वो एकदम लोहा की तरह खत्म है, उसके अलावा जो इसका मेरिडियंस है वो भी बंद है और ये अभी तक कल्टीवेट भी नहीं कर पाया है। आखिर ये कैसे ही एल्डर जाई को हरा सकता है? और ये यहाँ पर खड़ा भी है क्योंकि इसके जो मास्टर है जो कि अभी मर चुके हैं बस उनके फेस की वजह से, वरना ये तो इन एल्डर से मिल भी नहीं सकता था। अगर मैं चेंग फेंग रहता तो मैं अपने बेकार मास्टर के लाश को लेकर कहीं दूर निकल लेता। मैं बेकार में क्यों ही यहाँ पर आता खुद को शर्मिंदा करवाने के लिए। लेकिन उन लोगों की बात पीछे से एक जो मतलब आदमी रहता है वो सुन रहा होता है और वो काफ़ी थोड़ा गुस्से में रहता है, जिसके बाद वो सामने निकल के आता है और बोलता है सो यूए, तुम कुछ ज़्यादा ही ये नहीं कर रही हो? और हमें पता चलता है कि ये आउटर गेट के एक एल्डर है जिसका नाम है हान चेन। फिर वह बोलती है हान चेन क्या बात है, तुम बस एक आउटर गेट के एल्डर हो जबकि मैं एक इनर गेट की एल्डर हूँ, तुम्हें अपनी औकात भी पता है? हान चेन इस बात पे काफ़ी गुस्सा होता है और अपने दोस्त के मरने पे बहुत ज़्यादा उदास भी होता है और कहता है शुरुआत में ब्रदर यान चिंग यूए ने ही तुम्हें बचाने के लिए खुद एक बेकार आदमी बन गए थे और इसके बाद वह डिप्रेशन के वजह से आखिरी में आकर मर भी गया और तुम उसकी लाश को क्लान के अंदर दफनाने भी नहीं दे रही हो। क्या तुम्हें पुरानी बातें बिल्कुल भी नहीं याद है? फिर वह बोलती है ब्रदर यान चिंग यूए जब जिंदा था तब वह मेरी मदद कर सकता था, इसलिए मैं भी उसे थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर सकती थी, लेकिन अब वह मर चुका है और मरने के बाद अब वह मेरी कुछ भी मदद नहीं कर सकता है। और अगर मैं उसको क्लान के अंदर दफनवा देती हूँ तो उसके बाद जब भी लोग उसको देखेंगे तब उसको मेरा याद आएगा और इसकी वजह से मेरा रेपुटेशन ख़राब होगा। और भाई ये बात जब ये दोनों सुनते हैं तो उनको बहुत बड़ा शौक लगता है और काफ़ी ज़्यादा वो गुस्से में रहते हैं इसका ये बात सुनकर। और वह इतना बोलने के बाद भी नहीं रुकती, वह उसके बारे में और भी ज़्यादा बुरी बुरी बातें बोलती रहती है कि इसके ऊपर क्लान के अंदर का ज़मीन क्यों ही बर्बाद करना है, इसको तो कहीं ले जाकर इधर उधर दफना दो, और ऐसे कर करके वो गंदी गंदी बातें बोलते हैं। ये सारी बातें चेन फेंग वहीं पे खड़ा होकर सुन रहा होता है और उसके अंदर काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो चिल्ला के बोलता है चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोलने की? वह कहते हैं क्या तुम्हारे मास्टर की यहाँ पे बेइज्जती हो रही है? अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि तुम्हारा मास्टर अब एकदम बेकार है। इसके बाद हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे चेन फेंग के जो मास्टर होते हैं वह उसको किसी टाइप का एक ब्लैक कलर का पेंडेंट देते हैं और कहते हैं कि इसको तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक तुम्हारा जान पर ना बनाए, मतलब तुम कोई बहुत ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन में ना हो। और फिर इसके बाद यहाँ पर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पे चेन फेंग अपने मास्टर से माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो आपकी रेपुटेशन है वह मेरे जीने या फिर मरने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिसके बाद वह उस पेंडेंट के ऊपर हाथ रखता है और उसको दबाकर तोड़ने लगता है। जैसे वो तोड़ना शुरू करता है उसके ऊपर क्रैक आना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से कुछ ब्लैक कलर की लाइट निकलने लगती है। फिर देखते ही देखते उसके अंदर से बहुत ज़्यादा ही लाइट निकलने लगती है और फिर वह ब्लैक कलर की लाइट चेन फेंग के बॉडी के अंदर से भी निकलने लगती है और उस पेंडेंट के अंदर जाने लगती है। और कुछ टाइम के बाद फिर वही सेम ब्लैक कलर की जो भी लाइट या फिर एनर्जी है वह चेन फेंग के आंखों से भी निकलने लगती है, जो कि भाई देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर कोई डीमन घुस गया हो। इतनी खतरनाक एनर्जी को निकलता हुआ देख वो दोनों जो एल्डर रहते हैं वो दोनों के दोनों चौंक जाते हैं, कहते हैं कि क्या ये इतनी पावरफुल एनर्जी ये कहाँ से आ रही है?
और फिर हम चेन फेंग को देखते हैं जिसके सामने अब मतलब यार उसके बगल में ब्लैक के साथ साथ रेड एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा निकल के उसको घेरे हुई रहती है और वो काफ़ी खतरनाक दिख रहा होता है। इसके बाद सभी लोग जो रहते हैं वो भी समझ में नहीं पाते हैं कि क्या हो रहा है और फिर चेंग फेंग अपने बगल में पड़े हुए जो तलवार रहता है उसको पकड़ता है और उसको उठाकर काफ़ी तेज में वहाँ से चला जाता है उसी औरत के ऊपर अटैक करने के लिए और चिल्लाकर कहता है कि जो भी मेरे टीचर का बेइज्जती करेगा वो मारा जाएगा। सू यूए जब इस पावर को देखती है तो वो समझ जाती है कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ये सही नहीं है। इसके वजह से वो जल्दी से अपना शील्ड ऑन कर लेती है और रेडी हो जाती है इम्पैक्ट के लिए। लेकिन तभी उधर से चेंग फेंग अपना तलवार लेकर आता है और काफ़ी जोरदार उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन तभी आउटर गेट वाला एल्डर चिल्ला के बोलता है चेंग फेंग नहीं, और तभी चेंग फेंग का जो तलवार रहता है उस इनर गेट वाले एल्डर के पास एकदम उसके गर्दन के पास आकर और वहीं पे रुक जाता है। चेंग फेंग के अंदर से अभी भी वो खतरनाक वाली ऑरा काफ़ी ज़्यादा निकल रही होती है और उसका तलवार अभी भी उस सुयू के गर्दन के पास ही होता है। और तभी वो आउटर गेट वाला एल्डर बोलता है चेंग फेंग रुक जाओ, ऐसा मत करना, क्योंकि अगर तुम इसे मार देते हो तो ये एक इनर गेट की एल्डर है और इसके वजह से पूरा सेक्ट तुम्हारे पीछे पड़ जाकर वो लोग भी तुम्हें मार देंगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम अपने मास्टर के उम्मीदों को एकदम नाकामयाब कर दोगे। चेंग फेंग ये बात सुनकर रुक जाता है, हालांकि वो काफ़ी गुस्सा में होता है लेकिन फिर भी वो कैसे भी कंट्रोल में करता है और मन में सोचता है कि हाँ ये बात तो सही है, मैं यहाँ पे नहीं मर सकता वरना मैं अपने मास्टर से किए हुए वादे को नहीं निभा पाऊंगा। इसके बाद वह यूसुए के गर्दन के पास से अपना तलवार हटा लेता है और कहता है कि आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, और इसके बाद वह छोड़ के वहाँ से नीचे बिल्डिंग्स के नीचे कूद जाता है। बाकी सारे लोग जब ये देखते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं और कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है, ये चेंग फेंग जिसने अभी तक अपने डैंटियन को थोड़ा सा भी डेवलप नहीं किया था इसने एल्डर जाई को हरा दिया। दूसरा कहता है कि मैंने अभी अभी देखा कि इसने कुछ अभी अभी तोड़ा था, मेरे ख्याल से वो जरूर कोई सीक्रेट ट्रेजर होगा जिसकी वजह से इसको इतनी ज़्यादा पावर मिल गई है। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ये जो यूसुए है ये बिल्कुल भी खुश नहीं है और वह काफ़ी गुस्से में कहती है चेंग फेंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहचाने की, और उसके बाद वो अपने हाथ में अपना पावर ऑन करने लगती है। लेकिन तभी जो आउटर गेट का एल्डर रहता है वो कहता है चेंग फेंग सावधान रहना, और जल्दी से वह उसके सामने आता है और कहता है कि तुमने अभी अभी सभी डिसाइपल्स के सामने वादा किया था कि अगर चेंग फेंग तुम्हें हरा देता है तो तुम इसके मास्टर को क्लैन के अंदर दफनाने दोगी, तो अपने वादे पर अब कायम रहो। इतने सारे डिसाइपल्स तुमको देख रहे हैं, तुम इन सभी के सामने अपना वादा तो नहीं तोड़ोगी ना। और भाई यहाँ पर हम इसकी एक्सप्रेशन देखकर साफ साफ समझ सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है और सोच रही हो कि अभी इन दोनों को मार देने का। लेकिन यहाँ पर जो चेंग फेंग के पीछे जितने भी लोग खड़े रहते हैं वह बात कर रहे होते कि हाँ भले ही चेंग फेंग ने किसी सीक्रेट ट्रेजर का इस्तेमाल किया लेकिन इसने अभी अभी इस एल्डर जाई को तो कम से कम हरा ही दिया ना, कहीं ये अपने बात से मुकरने तो वाली नहीं है। फिर हम यूसुए को देखते जो काफ़ी गुस्से में कहती है कि मैं एक इनर सेक्ट की एल्डर हूँ, ये मामूली सी बात है कि मैं अपने बातों से पीछे नहीं हटूंगी। और फिर वो अपना एक्सप्रेशन को थोड़ा ठीक करती है और कहती है कि वैसे भी ये बस एक लूज़र है और अपने चिंग युआन सेक्ट के अंदर उतनी जगह है कि बस ये एक किसी लाश को दफना सके। और वह मन में सोचती है कि ये जो यान चिंगवे है जब ये जिंदा था तो इसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स थी, तो ज़रूर से अब उसके मरने के बाद उसके सारे ट्रेजर्स इसके डिसाइपल के पास ही होंगी। और भाई यार इसके एक्सप्रेशन से समझ में आ ही रहा है कि ये सारे चीज़ों को चोरी करने के फिराक में है। इधर से चेंग फेंग बोलता है कि एल्डर अच्छा होगा कि तुम वो जगह को अपने लिए ही बचा के रखो क्योंकि बहुत जल्द तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और भाई ये वही दफनाने वाली जगह की बात कर रहा है। खैर यह सुनकर वह जो एल्डर रहती है काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और मन में सोचती है कि ये कचरा ये मुझे धमका रहा है। चेंग फेंग अपने मास्टर के पास जाता है और उसको उठाकर कहता है कि मास्टर ये गंदी जगह आपके लिए ठीक नहीं है, मैं आपको किसी अच्छी जगह पर लेकर चलता हूँ। और इसके बाद वह अपने मास्टर को अपने पीठ पे उठाकर वहाँ से जाने लगता है और पीछे खड़े सभी लोग कहने लगते हैं क्या ये अपने मास्टर को क्लैन के अंदर भी नहीं दफनाएगा, ये तो सीधा सीधा इस एल्डर जाई के मुंह पर चाटा है। हाँ, और दूसरा बोलता है कि अभी अभी इसने इस मतलब जो सेक्ट है इसको गंदा भी कहा और वो ऐसी ऐसी बातें आपस में करने लगते हैं। ये सभी चीज़ों को देखकर एल्डर यूसुए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और मन में सोचती है कि चेंग फेंग मैं तुम्हारी ज़िंदगी और तुम्हारे सारे सीक्रेट्स सब कुछ ले लूँगी। अब हम इसके बाद
फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ पे चेंग फेंग किसी कब्र के सामने बैठा हुआ रहता है और ये इसके मास्टर के ही रहते क्योंकि इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है मास्टर यान चिंग यू। चेंग फेंग सामने बैठ के बोलता है, मास्टर आपने मरने से पहले कहा था कि जब आप मरोगे तो मैं आपके कब्र के सामने 5 साल तक आपकी कब्र का सुरक्षा करूं और साथ ही साथ द गोल्डन स्क्रिप्चर ऑफ बेलोथ का प्रैक्टिस भी करूं, तो अब मैं उसे करूंगा। इसके बाद वो वहाँ पर बैठ के उस गोल्डन स्क्रिप्चर को कल्टीवेट करना शुरू कर देता है और शुरू करते हैं उसके बगल बगल से बहुत ही ज़्यादा लाइट निकलना शुरू हो जाती है। अब हम काफ़ी समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे चेंग फेंग अभी अपने मास्टर के कब्र के सामने बैठा था और अभी भी वो वहीं पे बैठ के कल्टीवेशन कर ही रहा होता है और देखते ही देखते मौसम बीतना शुरू हो जाते हैं। कभी पतझड़ आती है तो कभी बर्फ़ गिरने लगती है, कभी बिजली कड़कने लगती है। मतलब ऐसे करते करते पूरे 5 साल वहाँ पे उसके बैठे हुए बीत जाते हैं। 5 साल बीतने के बाद चेंग फेंग अपनी आंखों को खोलता है और ज़मीन पे अपना सर पटकता है और अपने मास्टर को रिस्पेक्ट देता है। इसके बाद वह कहता है, मास्टर आपने मुझे बोला था कि आपके कब्र के ऊपर 5 साल बैठने के बाद मैं आपके कब्र को खोदूं, तो अब मैं ऐसे करने जा रहा हूं, लेकिन इसके लिए मुझे आप माफ़ कर देना। इसके बाद वह वहाँ पे खोदना शुरू कर देता है और खोदते खोदते वह देखता है कि ये क्या है और हम देखते हैं कि उसके सामने कोई मतलब यार सोने की कटोरा टाइप का चीज़ रहता है जिसके ऊपर एक ड्रैगन भी बना हुआ रहता है। वहाँ पर देखकर चेंग फेंग समझ में नहीं पाते कि क्या हो रहा है। वो कहता है कि इन 5 सालों में मैं इस कब्र के सामने लगातार ही बैठा हुआ था और मैं इसे छोड़ के कहीं गया भी नहीं, तो आखिर ये कैसे हो सकता है कि मेरी मास्टर की बॉडी ऐसे हवा में ही गायब हो जाए। फिर वो जो चीज़ रहती है वो धीरे धीरे करके हवा में उठने लगती है और वह अचानक से एकदम हवा में उड़ जाती है और उसके अंदर का जो ड्रैगन रहता है वो बाहर निकल के बहुत बड़ा हो जाता है और वह चेंग फेंग के सामने आ जाता है। चेंग फेंग कहता है, क्या यह ड्रैगन ब्लड है? और वो काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ होता है। इसके बाद हम फिर से उस ड्रैगन को देखते हैं। उसके पास वो कटोरा भी रहता है जिसके अंदर से रेड कलर की बहुत ही खतरनाक कुछ एनर्जी निकल रही होती है और इधर से चेंग फेंग सोचता है कि इसके अंदर से आखिर ये इतनी खतरनाक एनर्जी कैसे निकल रही है, आखिर ये मेरे मास्टर के कब्र से कैसे निकली। लेकिन तभी वह जो कटोरा रहता है उसके ऊपर एक ड्रैगन बना हुआ रहता है, उसके आँख चमकना शुरू हो जाते हैं और फिर वह कटोरा पीछे वाले ड्रैगन के साथ बहुत तेज़ में चेंग फेंग की तरफ बढ़ने लगता है और इससे पहले कि चेंग फेंग कुछ समझ पाता वह कटोरा सीधा जाकर चेंग फेंग के अंदर घुस जाता है और इसके वजह से चेंग फेंग काफ़ी ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और फिर एक बहुत बड़ा वहाँ पे मतलब धमाका टाइप कुछ होता है और चेंग फेंग के बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा तेज लाइट निकलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं यू सुए को जो कि बैठ के कहीं पे अपना कल्टीवेट कर रही होती है। तभी पीछे से उसकी डिसाइपल आती है और कहती है, मास्टर, और उधर से यू सुए कहती है, क्या बात है? और हमें पता चलता है कि इसके डिसाइपल का नाम है यूए सिंगर। डिसाइपल कहती है, मास्टर, जैसा कि आपने ऑर्डर दिया था उस चेंग फेंग के ऊपर नज़र रखने के लिए ताकि उसके सीक्रेट्स का पता लगाया जा सके, लेकिन 5 साल बीत चुके हैं और वो अभी तक अपने मास्टर के कब्र के सामने ही बैठा हुआ है और उसके अंदर अभी तक कुछ भी चेंज नहीं आई है। फिर उसके बाद यूसुए कहती है कि ऐसा लगता है कि उसके पास कोई भी सीक्रेट नहीं है, तो जाओ उसे सीधा मार ही डालो कि यार क्या ही तो मेरा टाइम का इतना ज़्यादा वेस्ट हो गया। और उसकी डिसाइबल कहती है, ठीक है। यूसुए मन में कहती है, लिन चिंगुए, मुझे दोष मत देना, ये सारी तुम्हारे डिसाइपल की ही गलती है कि उसने सभी लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की। इसके बाद फिर से सीन चेंज होता है और हम अब चेंग फेंग को देखते हैं जिसके अंदर से एक गोल्डन कलर की काफ़ी मस्त ऑरा निकल रही होती है और चेंग फेंग इस टाइम पे अपना कपड़ा भी बदला हुआ रहता है और कहता है कि आखिरकार मैं अब प्रैक्टिस कर सकता हूँ। मेरे 5 साल के ट्रेनिंग की वजह से मैं एक बार में ही हाउटियान के 5वें लेवल पे आ चुका हूँ। सच में ये ट्राइपॉड और ये ड्रैगन ब्लड बहुत ही ज़्यादा कमाल के हैं। लेकिन इससे पहले कि वो और खुशी मनाए, एक तीर काफ़ी तेज में उसके पीछे आ जाती है और वह कहता है, कौन है? और वह जल्दी से घूमता है और उस तीर को हवा में ही पकड़ लेता है और हम पीछे से देखते हैं जहाँ पे वही वुसुए की डिसाइपल आ रही होती है और कहती है कि मैं तो इसे जल्दी से करना चाहती थी, लेकिन मैंने ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हारे जैसे कचरे के पास थोड़े बहुत कल्टीवेशन के स्किल्स भी होंगे। चेंग फेंग उस तीर को हवा में उछालते हुए कहता है, यूए सिंगर, तुमको यहाँ पर उस वुसुए ने ही भेजा है ना? और उधर से वह कहती है कि तुम्हें जानने की ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वह अपने हाथ में एनर्जी इकट्ठा करती है और कहती है, आखिरकार तुम बहुत जल्द मरने वाले हो, और वह चली जाती है चेंग फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए। चेंग फेंग कहता है, तुम मुझे मारना चाहती हो, तुम इसके लायक नहीं हो। और उसके बाद वो भी अपना एनर्जी निकालने लगता है और वो भी फाइट के लिए रेडी हो जाता है
और इसके बाद वह दोनों फाइट करने ही वाले होते हैं। कोई चिल्लाता है रुक जाओ, और फिर उन दोनों के बीच में कोई एक औरत आ जाती है और उन दोनों को रोक लेती है फाइट करने से। इसके बाद इधर से जो सिंगर रहती है वह कहती है कि कौन है, किसकी हिम्मत हुई हमारे बीच में आने की। लेकिन चेंग फेंग उसे देखकर पहचान जाता है और कहता है सिस्टर हान यूअर। और वह कहती है चेंग फेंग तुम जल्दी से यहाँ से जाओ और जाकर मेरे फादर को ढूंढो। सिनर एक इनर सेक्ट की डिसाइपल है और इसका लेवल मेरे से एक ज़्यादा है, मैं इसे ज़्यादा टाइम तक नहीं रोक पाऊंगी। और उधर से सिंगर कहती है कि तुम दोनों यहाँ से जाना चाहते हो, आज तुम दोनों में से कोई भी यहाँ से नहीं जा पाएगा। और उधर से वो अपना पूरा फुल पावर यूज़ करती है और पूरा अपनी फुल पावर से इन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। यूअर ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या ये तो एक बैटल स्किल है। और इधर से सिंगर कहती है कि हैं तुम दोनों बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि तुम लोग मेरे ये स्वॉर्ड लाइट वाले स्किल से मरने वाले हो। यूअर ये देखकर समझ जाती है कि अब वो नहीं बचने वाली है और मन में सोचती है कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि कम से कम चेंग फेंग यहाँ से भाग जाएगा और जाकर मेरे फादर को ढूंढ लेगा। और वह ऐसा मतलब सोचती है कि पीछे से उसकी आवाज़ आती है और ये चेंग फेंग ही रहता है जो कि कहता है सिस्टर आपने इन 5 सालों में मुझे प्रोटेक्ट किया और मेरा बहुत अच्छी तरीके से ख्याल भी रखा हुआ है, इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। लेकिन अब आप बस मुझे आपको प्रोटेक्ट करने दीजिए सीनियर सिस्टर। चेंग फेंग की ऐसी बातें सुनकर वह थोड़ा सा शर्माने लगती है, लेकिन कहती है कि चेंग फेंग तुम्हारे पास तो कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं है, अगर तुम वहाँ पे जाओगे तो पक्का मर जाओगे। लेकिन फिर भी चेंग फेंग उसकी बात नहीं सुनता और जाकर उसके अटैक को अपने दोनों हाथों से रोकना शुरू कर देता है। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसको पीछे से ये देख रही होती है और वह थोड़ा मतलब रोने लगती है। उसको लगता है कि चेंग फेंग अब यहीं पे मर चुका है। इधर से हम सिंगर को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और कहते हैं कि हैं इसके जैसे कचरे को मुझे अपने स्किल से मारना, ये तो मेरे स्किल के ही बेइज्जती है। लेकिन तभी चेंग फेंग की आवाज़ आती है और वह कहता है कि तुम्हारे ये बेकार स्किल एक कचरे को भी चोट नहीं पहुंचा सकता, तो तुम आखिर यहाँ पे किसकी इंसल्ट कर रही हो। चेंग फेंग को जिंदा देखकर सिंगर बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और कहती है कि क्या तुम अभी तक जिंदा हो। और उधर से जो यूअर रहती है वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और चैन की सांस लेती है कि चेंग फेंग अभी तक जिंदा है। सिंगर सोच रही होती है कि पिछली बार इसके पास कुछ अजीब टाइप का ट्रेयर था जिसकी मदद से इसने गलती से मेरे मास्टर को हरा दिया था, लेकिन अभी ये मेरे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मूव है उसको भी रोक सकता है, तो क्या इसके पास अभी भी कोई ट्रेजर बचे हुए हैं। और ये इतना सोच ही रही होती है कि चेंग फेंग उधर से आता है और कहता है कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। लेकिन इधर से सिंगर देखकर उसके काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है। इसके बाद वह काफ़ी गुस्सा होने लगती है और अपना हाथ में अपनी एनर्जी को ऑन कर लेती है और कहती है कि चेंग फेंग तुम्हारे पास यानी कि अभी भी ट्रेजर्स बचे हुए हैं, तुम्हारे पास जो भी ट्रेजर्स हैं वो सारे मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा रखने का सोच भी सकती हूँ, अगर नहीं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और ज़्यादा बोले चेंग फेंग एक रख के उसको काफ़ी जोरदार चाटा मारता है, जिसे भाई मैं तो कहूँगा बहुत सही काम किया तूने। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि उस सिंगर का एक दांत टूट जाता है और वह मन में सोचते हैं कि ये आखिर ये कैसे मुमकिन है। और चेंग फेंग कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी कोई भी आखिरी इच्छा नहीं बची है। इसके बाद सिंगर सीधा मुंह के बल जमीन पे गिरती है और उसका एक दांत भी उसके सामने ही गिरता है। उसके बाद पीछे से यूअर देखती है तो चौंक जाती है बहुत ज़्यादा और सोचती है कि चेंग फेंग का ऑरा तो मुझसे भी ज़्यादा है और ऊपर से इसने इस सिंगर को एक चाटे में ही मार दिया। इतना ज़्यादा डिसाइसिव टेम्परमेंट, क्या ये सच में वही चेंग फेंग है जिसे मैं जानती हूँ। अब हम चेंग फेंग को देखते हैं जो कि कहता है कि सिस्टर तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ना, तुम ठीक तो हो। इसके बाद हम उसको देखते हैं जो कि कहती है वो सब छोड़ो, पहले चेंग फेंग तुम तो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं थे ना, और ऊपर से तुम पहले कल्टीवेट भी नहीं कर सकते थे, तो तुम आखिर अचानक से इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो गए। चेंग फेंग कहता है दरअसल बात यह है कि मुझे भी नहीं पता कि आखिर कभी अभी क्या हुआ, अचानक से मेरे मेरेडियंस के अंदर कुछ हुआ जिसके वजह से मैं अचानक से हाउटियान के 5वें लेवल पर आ गया हूँ। और वह मन में ही सोचता है कि सिस्टर मुझे माफ़ कर देना क्योंकि ये मेरे मास्टर के सीक्रेट के बारे में है और ये मैं अभी किसी को भी नहीं बता सकता। यूअर सोचने लगती है क्या तुम अचानक से हाउटियान के 5वें लेवल पे आ गए हो। लग रहा है कि वो बात सही है कि तुम्हारे जो मास्टर थे पहले बहुत ही बड़े जीनियस थे, ऐसा लग रहा है कि उनको सभी बातें पहले से ही पता थी, लग रहा है कि तुम भी अपने मास्टर की तरह ही बहुत बड़े वाले जीनियस हो। चेंग फेंग कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि मैं कोई जीनियस हूँ या फिर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर इन 5 सालों में आप मुझे प्रोटेक्ट नहीं करते और मेरा ख्याल नहीं रखती तो आज मैं यहाँ पर जिंदा खड़ा नहीं रहता, और अभी अभी आपने मेरी जान बचाने के लिए खुद को भी सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटा। लेकिन ये बातें सुनकर
यूअर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस यानी बहुत ज़्यादा शर्माने लगती है और कहती है क्या तुम्हें बचाने के लिए कौन खुद को सेक्रीफाइस कर रहा था, खुद को इतनी ज़्यादा इज्जत मत दो, वो तो बस मेरे डैड ने बोला था कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मैं तो ये चाहती भी नहीं थी। लेकिन चैंगफेंग सारी बातों को समझ रहा होता है और कहते हैं अच्छा ये बात है। यूअर कहती है क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अरे हाँ, मुझे याद आया, तुम इतने सालों से यहाँ पर हो और बहुत जल्द हमारे सेक्ट के जो आउटर गेट है उसके अंदर ग्रैंड कंपटीशन होने वाला है और तुम्हारा लेवल भी अब काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो क्या तुम उसके लिए साइन अप करोगे? चैंगफेंग कहता है आउटर क्लैन का टूर्नामेंट? नहीं, मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं करूँगा क्योंकि इन कुछ सालों में क्लैन ने मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा हुआ है, इसलिए मैं अब क्लैन के ऊपर बिल्कुल भी मेरा भरोसा नहीं है और मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं रहूँगा, इसलिए अब मैं खुद से ही ट्रेनिंग करूँगा। यूअर कहती है कि हाँ अच्छा ही होगा अगर तुम पार्टिसिपेट ना करो, क्योंकि इस बार के जो चैम्पियन है उसके लिए फेवरेट है वो जाई यूसुए का नेफ्यू यानी कि उसका भांजा, और अगर तुम इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो तो हो सकता है कि वो आकर तुमको स्पेशली टारगेट करे। उसका नाम सुनकर चैंगफेंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या फिर से यूसुए का भांजा? सिस्टर, मैंने अपना मन बदल लिया है, मेरी मदद करो इसके अंदर साइन अप करने के लिए, मैं भी इस कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। यूअर बोलती है कि क्या तुम उस जाई कैंगलिंग को हराना चाहते हो और उसे हराकर क्या तुम अपने मास्टर का बदला उस यूसुए से लेना चाहते हो? चैंगफेंग कहता है हाँ, मैं उस कैंगलिन को हराऊंगा और वो यूसुए जो चीज़ को जितना ही चाहती है मैं उस चीज़ को उसको बिल्कुल नहीं लेने दूंगा। यूअर कहती है लेकिन कैंगलिन तो होटियन के लेवल 9 पे है और तुम अभी सिर्फ होटियन के लेवल 5 पे ही हो, तुम भले ही पहले से बहुत पावरफुल हो चुके हो लेकिन अभी भी तुम उस कैंगलिन से बहुत ज़्यादा पीछे हो। तो चैंगफेंग कहता है सिस्टर, क्या तुम्हें मेरी फ़िक्र हो रही है? और उधर से यूअर शर्माने लगती है और कहती है कि कौन तुम्हारी फ़िक्र कर रहा है, मैं तो ये बस कह रही थी क्योंकि अगर मैंने तुमको नहीं रोका तो इसके लिए मेरे फादर है वो मुझ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। सिस्टर, आप मेरी फ़िक्र मत करो, मैं कोई मरने नहीं जा रहा हूँ। और वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से कहता है कि 1 महीने के अंदर मैं ज़रूर से उस कैंगलिन से आगे निकल जाऊँगा। इसके बाद कैंगलिन वापस जाने लगती है और कहती है कि ठीक है, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने डैड के पास और उनको अपने सारे सेफ्टी के बारे में मैं वहाँ पर जाकर बताऊँगी। चैंगफेंग उसको जाते हुए देखता है और मन में उसको शुक्रिया अदा करता है। उसके बाद फिर वह पीछे की तरफ जाने लगता है और कहता है कि इस बार सुई यूए मुझे मारने में कामयाब नहीं हुई है, तो इसके बाद वह ज़रूर फिर से ट्राई करेगी मुझे मारने का। इसके लिए मुझे जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली, बहुत ज़्यादा पावरफुल बनना होगा। खैर चलो देखते हैं कि यहाँ पर मुझे कुछ लूट मिलता है या नहीं। और फिर वो यूसुए के जो डिसाइपल रहती है उसका बॉडी चेक करने लगता है लूट के लिए और तभी वह खुश हो जाता है क्योंकि उसको उसके बॉडी में कुछ मिल जाता है। उसको 88 मिडिल ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं, उसके अलावा सैकड़ों लोअर ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स मिलते हैं, जिसको वो लेकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यूसुए के डिसाइपल के हिसाब से ये कोई बुरी नहीं है, सच में इसका परिवार बहुत ज़्यादा अमीर है, लेकिन अब ये सारा का सारा मेरा है। और तभी उसकी ध्यान पड़ती है नीचे एक स्क्रोल पे, वह उसे देखता है और फिर उसको उठा लेता है, उसको चेक करने लगता है कि इसके अंदर आखिर है क्या। उस स्क्रोल के अंदर येलो ग्रेड के 3rd ग्रेड का एक मार्शल आर्ट रहता है जो कि काफ़ी पावरफुल रहता है और इसका नाम रहता है द ग्रेट सील ऑफ लाइट। और भाई यार ये वाला मतलब स्किल के बारे में हमें बहुत लंबा चौड़ा बताता है, उसका पूरा हिस्ट्री बताता है जो कि मैं आपको सुना के आपको बोर नहीं करूँगा, लेकिन इतना समझ लो कि ये स्किल बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अभी अभी इसने जो स्वॉर्ड लाइट वाला स्किल यूज़ किया था ये ज़रूर से इसी वाले स्किल को समझ के इसे पता चला होगा, लेकिन यह इसको ठीक से नहीं आता क्योंकि शायद इसके लिए ये मास्टर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, मैं आसानी से इसे सीख सकता हूँ। भले ये स्किल बस एक टुकड़ा है लेकिन ये मेरे कल्टीवेशन के डिवाइन रेल्म के फर्स्ट लेयर तक मुझे आराम से सपोर्ट कर सकता है। चैंगफेंग यूसिया को शुक्रिया अदा करता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, मैं फ्यूचर में तुम्हारा शुक्रिया अदा इसके लिए ज़रूर करूँगा। और फिर उसके बाद वो चलने लगता है और चलते चलते कहता है कि 1 महीने बाद मैं टूर्नामेंट के स्टेज के ऊपर अपने मास्टर को खुद के ऊपर गर्व जरूर फील कराऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कोई भाग कर आता है और वो आता है यूसियाओ के पास और कहता है कि मास्टर कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो गया है, सिस्टर सुए का जो लाइफ टोकन है वह टूट गया है,
तो वो उधर से कहती है कि क्या उसका लाइफ टोकन टूट गया, वह उस युन चिंगवे के डिसाइपल जो एकदम लूजर है उसको भी नहीं मार सकी, उसके लिए अच्छा हुआ, खैर किसी और को भेजो। फिर वह डिसाइपल कहता है कि मास्टर, वह चेंग फेंग अभी उस अपने मास्टर के कब्र के सामने नहीं बैठा हुआ है, बल्कि वह ग्रीन फॉरेस्ट माउंटेन है उसके अंदर चला गया है। उसके अलावा मुझे ये भी पता चला है कि 1 महीने बाद जो आउटर सेक्टर टूर्नामेंट होने वाला है उसके लिए उसने साइन अप भी किया है। ये बात सुनकर वो अपना गुंडों वाला स्माइल देने लगती है और कहती है कि एक उसके जैसा लूजर जो सिर्फ कुछ चिंगुए के ट्रेजर के वजह से टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है उसको ये भी नहीं पता कि आखिर जिंदा कैसे रहा जाता है। अगर ऐसी बात है तो हम भी इसी के साथ चलते हैं, हम भी उसको उस कॉन्टेस्ट के अंदर ही मारेंगे। और वह उसको ऑर्डर देती है कि जाकर कैंगलिन को कह दो कि अगर वह टूर्नामेंट के अंदर चेंग फेंग से मिलता है तो उसे रुकने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वह उठ के वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि इस चीज़ का इंतज़ार मैं इतने सालों से कर रही थी। अगर कैंगलिन इस टूर्नामेंट को जीत जाता है तो वो उस सीक्रेट रेल्म के अंदर जा पाएगा और ये अब मेरा हार्वेस्ट का टाइम है। तो यार ऐसा लग रहा है कि सीक्रेट रेल्म के अंदर कोई चीज़ होगी जो कि ये चाहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ओमोरी माउंटेन्स को। यहाँ पे कोई चीज़ बहुत ही तेज़ में जंगल के अंदर भाग रही होती है और हमें पता चलता है कि ये अपना चिंग फेंग ही है। और वह कहता है कि मैंने बस तुम्हारे से कुछ पौधे ही तो लिए थे और तुम तो मेरे पीछे एकदम नहा धोआ कर दिन रात पड़ गए हो और हार मानने का भी नाम ही नहीं ले रहे हो। बस एक बार मैं ये वाइट जेड प्लांट को एब्जॉर्ब कर लूँ, उसके बाद मैं ये हॉटियन 6 लेवल के ब्लैक ब्लड स्नेक के साथ मरने तक फाइट कर सकता हूँ। लेकिन ये तो मेरे एकदम पीछे ही पड़ गया है और मुझे ये बिल्कुल ही मौका नहीं दे रहा है। और हम देखते हैं चेंग फेंग के पीछे एक काफ़ी बड़ा ब्लैक कलर का बहुत ही खतरनाक दिखने वाला सांप पड़ा हुआ रहता है और वह उससे बचकर सामने भाग रहा होता है। भागते भागते वह कुछ नोटिस करता है और वह देखता है कि असल में यहाँ पर किसी और मॉन्स्टर का टेरिटोरी यानी किसी और मॉन्स्टर का इलाका है। तो वो और जानबूझ के उसी इलाके के अंदर चला जाता है और जैसे ही वह दूसरे मॉन्स्टर के इलाके में जाता है कि सामने से एक भेड़िए जैसा मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और तभी वह भागते भागते सोचता है कि ये जो भेड़िया है ये भी हाउटियन लेवल के 6 पर है, यानी कि ये सांप इतना ही पावरफुल है, तो इसका मतलब ये दोनों अब आपस में फाइट करने वाले हैं। इसके बाद वह उन दोनों के बीच से एकदम अचानक से गायब हो जाता है और उसके बाद भेड़िया और उसके सामने सांप रहता है, दोनों आपस में उसके बाद अपने में ही लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। उनको लड़ता हुआ देख चेंग फेंग सोचता है कि यही सही टाइम है, मुझे इस पौधे को एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए। इसके बाद वह वहीं पे बैठ के उस पौधे को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। वह कहता है कि इसीलिए वो सांप मेरे पीछे इतना ज़्यादा पड़ गया था क्योंकि इस वाले पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है। और फिर उसके अंदर वो जो कॉल्ड्रन टाइप का एक कटोरा वाला आर्टिफैक्ट रहता है वह उस पौधे को रिफाइन कर देता है और उसका सारा एनर्जी चेंग फेंग को दे देता है। और चेंग फेंग को वो एनर्जी मिलने के बाद वो जल्दी जल्दी अपना कल्टीवेशन शुरू करता है और सारे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद उसका लेवल अप हो जाता है और वो भी हाउटियन के 6 लेवल पे पहुंच जाता है। लेकिन चेंग फेंग इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुशी मनाए उसका ध्यान सामने जाता है क्योंकि सामने की तरफ वो जो भेड़िया वाला मॉन्स्टर रहता है वह उस सांप से हार जाता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी चेंग फेंग उसको शुक्रिया अदा करता है, कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरे लिए इतना ज़्यादा जो टाइम लिया। खैर तुम अब आराम से आराम कर सकते हो क्योंकि अब मैं तुम्हारा बदला लूंगा। और फिर वह उस सांप को देखता है और कहता है कि अब इसके बाद बारी है। और हम उस सांप को देखते हैं, वह सांप भी भेड़िए से फाइट कर कर काफ़ी ज़्यादा उसको भी चोट लगी हुई रहती है। इसके बाद चेंग फेंग उस सांप से मारने के लिए रेडी हो रहा होता है और उधर से वो जो सांप रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में रेडी होता है इसको मारने के लिए। और फिर उसके बाद चेंग फेंग अपने हाथ में वो जो इसको येलो ग्रेड की लाइट वाली स्किन मिली थी ना वही वाला इस्तेमाल करता है और उसको वो अपना पॉम में इस्तेमाल करता है और उसका इस्तेमाल करके वह उस सांप के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब हम चेंग फेंग को देखते हैं जो ये कहता है अच्छा तुमने रोक लिया, लेकिन ये जो डिवाइन सील ऑफ लाइट है ये सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हम उस सांप को देखते हैं जिसने भले ही इसके अटैक को रोक लिया हो और जिंदा बच गया हो लेकिन इसको बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है। इसके बाद हम चेंग फेंग को देखते हैं जो कि कहता है कमीने तुमने मुझे 3 दिनों तक भगाया था ना, अब मेरी बारी है तुम्हें पीटने की। चलो आ जाओ अब हम फाइट करते हैं जब तक कोई मर ना जाए। लेकिन वो सांप भी कोई बेवकूफ़ नहीं है और वो जल्दी से पूरी ताकत लगा के वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जिसे देखकर चेंग फेंग कहता है रुक जाओ कहाँ भाग रहे हो, और वो भी उसके पीछे दौड़ने लगता है और कहता है मुझे 3 दिनों तक भगाने के बाद अब तुम भागना चाहते हो ही नहीं सकता। इसके बाद वह फिर से वह अपने
पॉम वाले स्किल का इस्तेमाल करके उस सांप के ऊपर बहुत ही जोर से मारता है और फिर उतना में उसका मन नहीं भरता है, बल्कि फिर वो और भी 2-4 बार उसी स्किल का इस्तेमाल करके उसे मारता है और तब तक मारता है जब तक वो सांप पूरी तरह मर नहीं जाता। चेंगफेंग कहता है एक 6 लेवल का जो बीस्ट होता है वो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है और उसकी चमड़ी भी बहुत मोटी होती है। मुझे इतने सारे हमले करने पड़ गए इसको मारने के लिए। खैर आखिर ये मर ही गया और तभी वह उस भेड़िए के पास जाता है जो कि अभी भी अपनी आखिरी सांस ले रहा होता है और भेड़िए को कहता है कि तुम अब आराम कर सकते हो, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। लेकिन वह भेड़िया अभी भी आराम नहीं करता और वह कहीं पे इशारा कर रहा होता है। तब चेंगफेंग समझ जाता है कि ये किसी गुफा की तरफ इशारा कर रहा होता है। चेंगफेंग उस गुफा के अंदर जाता है और वहाँ पे देखता है तो वहाँ पे उसको उसी भेड़िए के बच्चे दिखते हैं, जो कि टोटल वहाँ पे 3 बच्चे होते हैं। लेकिन वो जो बच्चे रहते हैं वो चेंगफेंग को देखकर डर जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और उसमें से एक जो रहता है वो तो आकर चेंगफेंग के हाथ में काट भी लेता है। लेकिन चेंगफेंग की चमड़ी बहुत ज़्यादा मोटी है इसलिए उसको कुछ नहीं होता और वह कहता है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो भेड़िए के बच्चे हैं ये मुझको कोई बुरा इंसान समझ रहे हैं। इसके बाद वह उन तीनों बच्चे को अपने गोद में ले लेता है और लेकर गुफा से बाहर निकल रहा होता है और कहता है कि तुम्हारी माँ मेरी वजह से मर गए, इसके लिए इसके बाद से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और ये खुश हो ही रहा होता है कि तभी एक तीर काफ़ी तेज में इसके तरफ आती है, जिसको कि ये सही टाइम पे नोटिस कर लेता है और उसके रास्ते से हट जाता है। लेकिन फिर भी वह तीर काफ़ी स्पीड में रहती है, इसके वजह से इसके गाल पे थोड़ा सा स्क्रैच लग जाता है और इसका थोड़ा खून भी निकलने लगता है और फिर वह तीर काफ़ी तेज में जाकर उस गुफा की दीवार पर लग जाती है और भाई पूरा गुफा में हल जाती है। इससे पता चलता है कि ये तीर के अंदर कितना ज़्यादा पावर था। इसके बाद चेंगफेंग उनको देखता है जिन्होंने अभी अभी तीर चलाया होता है और उनको कहता है कि क्या ये तुम ही लोग हो जिन्होंने अभी अभी ये छुपा हुआ तीर चलाया था। उधर से वो बोलता है कि हैं तुम तो बहुत जल्दी बच गए और इसको धमकाते हुए कहता है कि उन भेड़िए के बच्चों को हमें दे दो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा वरना। ये एक आओकी सेक्ट का डिसाइपल होता है और इसका नाम होता है ली टियानियू और इसके साथ साथ में इसका एक नौकर भी होता है। चेंगफेंग कहता है क्या होगा अगर मैं मना कर दूं, क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो। उधर से उसका नौकर बोलता है लूटना, तुम जानते भी हो मेरे मास्टर कौन है। मेरे मास्टर तुम्हारे इस चीज़ को चाहते हैं क्योंकि ये सोचते हैं कि तुम बहुत ही अच्छे हो। ये है ली टियानमू, चिंग कियानमू सेक्ट के इनर एल्डर के एक लौता बेटा और ये इसका कल्टीवेशन भी 6 लेवल पे है। और उधर से वो जो रहता है ली टियान्यू वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। चेंगफेंग कहता है चिंग कियानमू सेक्ट ये तो यहाँ का टॉप 3 सेक्ट में से एक है ना। और उधर से वो जो नौकर रहता है वो कहता है कि हाँ अब तुम समझ गए कि मेरे मास्टर कितने ज़्यादा महान है। और इधर से चेंगफेंग उस भेड़िए के बच्चे को नीचे रख देता है और कहता है हाँ मैं समझ गया। वह उधर से कहता है अच्छी बात है कि तुम सिचुएशन को समझ रहे हो। और तभी चेंगफेंग उसके सामने काफ़ी तेज में आ जाता है और कहता है तुम नरक में जा सकते हो। और उसके बाद वह उसके मुंह पर एक बहुत ही जोरदार पंच मारता है जो कि भाई उसका पूरा एकदम जबड़ा तोड़ देता है। भाई मुझे तो ये पंच देखकर एकदम मजा ही आ गया और वो जाकर पीछे सीधा एक पेड़ पे टकराता है। लेकिन यार बस दुख की बात ये है कि ये टियानियू के नहीं बल्कि उसके नौकर को मारता है। खैर इसके बारे में बहुत जल्द आने वाली है। टियानियू कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमी को छूने के भी। चेंगफेंग कहता है तुमने अभी अभी मुझे लगभग मार ही दिया था और उसके बाद तुम मेरे सामान को भी चुराना चाहते हो और उसके बाद मैं इतना भी नहीं कर सकता। और वह उधर से काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तो अभी तुम्हारे लाश को बस एक ही टुकड़े में छोड़ने वाला था, लेकिन अब तुम इतना मरना ही चाहते हो तो अब मैं तुम्हें टॉर्चर कर करके मारूंगा। चेंगफेंग भी लड़ने के लिए एकदम अच्छे से रेडी हो जाता है, अपना पावर को भी ऑन कर लेता है और कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। और टियानियो इधर से हंसने लगता है और कहता है कि मेरी तरह तुम भी होटियान के लेवल 6 पर ही हो, लेकिन फिर भी तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते क्योंकि मैं इनविंसिबल हूँ। और उसके बाद वो अपनी पूरी ताकत से चेंगफेंग के ऊपर जाता है अटैक करने के लिए और वो अपना एक आयरन फिस्ट नाम का स्किल का इस्तेमाल करता है और पूरी ताकत से चेंगफेंग के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन अगले ही सेकंड वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है क्योंकि चेंगफेंग ने उसके इतने पावरफुल अटैक को सिर्फ अपने एक उंगली से ही रोक दिया था। और फिर चेंगफेंग कहता है जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। खैर चेंगफेंग कहता है कि तुम इसी को इनविंसिबल कहते हो और उसके बाद वो एक थोड़ा सा धक्का देता है जिसकी वजह से वो टियानमू सीधे जाकर पीछे बहुत ही जोर से गिरता है और कहता है कि तुम इसी के लायक हो।
टियान यू फिर उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है धत तेरी की, ये नहीं हो सकता। लेकिन वो इससे पहले कुछ और बोले वहीं पे चेंगफेंग आता है और फिर से उसको बढ़िया से लात मारता है और बढ़िया से उसको वहीं पे पीटना शुरू कर देता है। काफ़ी देर तक पीटने के बाद वह उसे कहता है कि तुम अपने इसी वाले स्किल के साथ बोल रहे थे कि तुम इनविंसिबल हो, कोई अब तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो अभी बता दो। और भाई ये बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। डरने के बाद वो धमकी पे उतर आता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर एक उंगली भी लगाया तो आओकी सेक तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। और फिर उधर से चेंगफेंग ये बात सुन के गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की, ये लो मैं तुम्हारे ऊपर अपना पूरा उंगली लगाता हूँ और ऊपर से मैं अपना हाथ भी लगाता हूँ, तुम अब कर क्या लोगे। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आती है जो कि कहती है रुक जाओ। और हम देखते हैं कि ये एक आदमी रहता है जो कि काफ़ी तेजी में दौड़कर इन्हीं की तरफ आ रहा होता है और वह कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की, मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा। इधर से टियानियो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है अंकल कुआन जल्दी आकर मेरी मदद करो। और फिर इसके बाद वह पागलों की तरह हंसने लगता है और हंसते हंसते कहता है कि जैसे ही मेरे अंकल यहाँ पर आ जाते हैं तो तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे भीख मांगना अपनी जान के लिए, तो फिर शायद मैं तुम्हें छोड़ भी दूँ या फिर मैं शायद तुम्हें मार। और वो इतना ही बोलता है कि वहीं पे चेंगफेंग उसका कहानी खत्म कर देता है। चेंगफेंग कहता है मुझे नफरत है जब कोई मुझे धमकी देता है। और उधर से जो कुआं रहता है वो चिल्ला कहता है बेटे। और फिर वो काफ़ी तेज में अपना जो एक चाबुक वाला हथियार रहता है निकाल लेता है और अपना पावर भी ऑन कर लेता है और कहता है कमीने मैं तुम्हें मार डालूंगा। इधर से चेंगफेंग भी अपना बिग हैंडप्रिंट ऑफ लाइट वाला स्किल का इस्तेमाल करता है और फिर इन दोनों की पावर आकर आपस में टकराती है जिसके वजह से वहां पर एक छोटा सा धमाका टाइप का कुछ होता है। लेकिन जो चेंगफेंग रहता है उसकी पावर कम रहती है, इसके वजह से वह उससे मतलब थोड़ा पीछे हट जाता है और थोड़ा सा पीछे ढकेला जाता है। वो कुआन रहता है वो अपने पावर से काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा एक छोटा सा 6 लेवल का होटियान का बच्चा मेरे जैसे 8 लेवल के होटियान के आदमी से एक हमला सह सकता है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई काफ़ी अच्छा स्किल है। जानवर बताओ तुम्हारे पास कौन सी स्किल है और वो मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हें मारने के टाइम पे थोड़ा कम टॉर्चर करूंगा। चेंगफेंग कहता है क्या तुम मेरा सीक्रेट मैनुअल चाहते हो, तुम इसको अपने जान के बदले ले सकते हो। और उधर से वो कुआन थोड़ा मतलब गुस्सा होता है और कहता है कि बच्चे तुम बहुत ज़्यादा तेज बढ़ रहे हो और मुझे हल्के में ले रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे एक हमले से नहीं मरे तो क्या तुम मुझे रोक सकते हो। चेंगफेंग भी हंसते हुए कहता है कि भले ही मैं तुम्हें अभी नहीं रोक पाया लेकिन तुम किसी ऐसे पॉम के मूव के बारे में जानते हो जो कि आसमान से गिरता है। कुआन कहता है क्या आसमान से गिरता है, ये कौन सा मूव है। फिर चेंगफेंग कहता है यह वो मूव है जो कि तुम्हें मार डालेगा। और फिर उसके बाद वो अपना पावर इकट्ठा करके काफ़ी तेज में ऊपर कूद जाता है और ऊपर कूदने के बाद वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है बादलों में। वहीं पे काफ़ी बड़ी चिड़िया होती है जिसके ऊपर वह चला जाता है और वहाँ पे जाने के बाद फिर से वहाँ पर अपना और भी सारे पावर को इकट्ठा करने लगता है। और इकट्ठा करने के बाद जो उसका ग्रेट हैंड प्रिंट ऑफ लाइट वाला मूव है उसका सेकेंड पार्ट का इस्तेमाल करता है। वो इस मूव का नाम होता है सील ऑफ द इमूवेबल किंग। और यार ये उसके बाद अपना अटैक करता है तो पूरा आसमान के अंदर से एक पॉम वाला अटैक इसके ऊपर गिर रही होती है, जो कि इसने सही बोला था कि आसमान से आने वाला हमला। भाई देखने में तो ये हमला काफ़ी सही दिख रहा है। कुआन ये देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या ये कैसा हमला है, इसका हमला इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और वो समझ नहीं पाता कि इसके हमले से कैसे बचा जाए और वो कुछ कर भी नहीं पाता है। लेकिन तभी चेंगफेंग का हमला आसमान से काफ़ी तेज में आता है पूरे फुल पावर के साथ और इसके ऊपर से बहुत ही जोर से लगता है। और लगने के बाद ये जो कुआं रहता है वहीं ज़मीन पे चिपक जाता है और इसका भी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। चेंगफेंग भी नीचे आ जाता है और कहता है कि अब मेरे ख्याल से तुम्हें पता होगा कि एक पॉम का अटैक जो कि आसमान से गिरता है वो कैसा होगा। भाई इसको पता होने के लिए जिंदा भी तो होना चाहिए ना। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं चेंगफेंग वहां से भाग रहा होता है और कहता है आपकी सेक्ट को बहुत जल्द पता चल जाएगा कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ था, तो मुझे भी अपना रिवार्ड मिल ही चुका है इसलिए मैं भी यहाँ से जल्दी से निकल लेता हूँ। और वो पूरा तेजी में वहाँ से भाग लेता है। एक बार फिर से सीन चेंज होता है और कोई चिल्लाता है मेरा बेटा। और फिर हम किसी आदमी को देखते हैं जो कि कहता है किसकी हिम्मत हुई, किसने मारा मेरे बेटे को। और यार इससे हमको पता चलता है कि ये टियानमू का मतलब बाप है, यानी कि आओकी सेक्ट का इनर एल्डर यही है।
इसके बाद हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी चियानमू सेक्ट का एक डिसाइपल होता है जिसका नाम होता है गाओ सुआन। वह कहता है एल्डर ली का बेटा मारा जा चुका है, यहाँ तक कि जो अंकल कुआन थे वो हाउटियन के 8 लेवल पर थे, वो भी मर चुके हैं। आखिर किसकी हिम्मत हुई हमारे आओकी सेक्ट के खिलाफ जाने की। फिर वह एल्डर ली कहता है मेरे बेटे तुम बिल्कुल फिक्र मत करना, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और फिर उसके बाद वह गाओ सियान से कुछ कहता है जो कि उधर से कहता है जी मैं सुन रहा हूँ। इस ओमोरी माउंटेन के ऊपर कोई नहीं आता है सिवाय हमारे या फिर उस किंग कॉन्ग सेक्ट के या चियानयुआन सेक्ट के। मेरे बेटे को मारने वाला जरूर इन्हीं दोनों में से किसी एक सेक्ट का ही होगा, उनको ढूंढो। मैं उन सभी के नाम चाहता हूँ जो कि अभी अभी इस ओमोरी माउंटेन के ऊपर अपना ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। और फिर हम उसको देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से में रहता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम आखिर कौन हो, अगर तुमने मेरे बेटे को मारा है तो मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा और तुम्हारे सभी हड्डियों को तोड़ दूंगा और तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। मतलब भाई ये एल्डरली पूरा फुल एकदम गुस्से में होता है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए तो यार जल्दी से इस वाले वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो नेक्स्ट पार्ट का, क्योंकि यार जितना ज़्यादा इस वीडियो के ऊपर लाइक आती है और जितना ज़्यादा ही आप लोग कमेंट करते हो नेक्स्ट पार्ट लाने के लिए, मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट बनाकर आप लोग के लिए ले आऊँगा। तो यार इस वीडियो का हम लोग गोल रखते हैं 300 लाइक्स। अगर यार आप लोग 300 लाइक्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर देते हो तो यार मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊंगा। अब यार ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इस वाले वीडियो का नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी चाहते हो। और गाइस यार इस वीडियो का लाइक गोल कंप्लीट करने के लिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दो ताकि वो लोग भी इस वीडियो को एंजॉय करें और साथ ही साथ इस वाले वीडियो को लाइक करके इस वीडियो का गोल जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। और यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जब मैं नेक्स्ट वाला पार्ट डालूँ तो आपके पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलो यार मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बाय।